अंग्रेजी बोलते हुए ना एक बहुत छोटी सी गड़बड़ है जो अक्सर पकड़ में आ जाती है और वो पूरी बातचीत को थोड़ा सा अटपटा बना देती है। ये गड़बड़ है एस और ईएस की। आज हम इसी गुत्थी की जड़ यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को मुझे लगता है हमेशा के लिए सुलझा देंगे। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक नियम नहीं है। ये वो टेंस है जिससे हम बताते हैं कि हम रोज क्या करते हैं, हमारी आदतें क्या हैं, रोजमर्रा की चीजें। हाँ, या फिर वो बातें जो हमेशा सच होती हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये हमारी दुनिया के बारे में बताता है। सही कहा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ज्यादातर लोगों को ये तो पता होता है कि आई यू वी दे के साथ वर्ब मतलब क्रिया अपने असली रूप में रहती है, जैसे आई प्ले। हाँ। और ही शी इट के साथ एस लगता है, जैसे ही प्लेज। मुश्किल तो तब शुरू होती है जब ये एस कभी ईएस बन जाता है तो कभी आईएस। ये क्या चक्कर है? देखिए, इसका एक बहुत ही सीधा सा लॉजिक है, और ये लॉजिक असल में उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन को आसान बनाने के लिए है। ज्यादातर शब्दों में तो सिर्फ एस लगता है, जैसे प्लेज, रीड्स, रन्स। बिल्कुल। पर आप सोचिए, अगर कोई शब्द च पर खत्म हो, जैसे वॉच, अब उसके आगे एस लगाकर बोलकर देखिए एक बार, वॉच्स। कितना अजीब लगता है। हाँ, जबान अटकती है। वॉच बड़ा मुश्किल है। इसीलिए तो जिन शब्दों के आखिर में च, श, डबल एस, एक्स या ओ जैसी आवाजें आती हैं, हम बोलने में आसानी के लिए बीच में एक ई जोड़ देते हैं। अच्छा। तो वॉच बन जाता है वॉचेज, गो बन जाता है गोज। अब बोलना आसान है नहीं? ये तो बहुत काम की बात है। मतलब ये कोई रटने वाला नियम नहीं, बल्कि एक सहूलियत का तरीका है। लेकिन एक मिनट, स्टडी का स्टडीज हो जाता है, पर प्ले का प्लेज ही रहता है। प्लेज क्यों नहीं होता? ये छोटा सा फर्क बहुत लोगों को फंसाता है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर जो रूल है वो वाई से ठीक पहले वाले अक्षर का है। अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, जैसे स्टडी में डी, तो हम वाई को हटाकर IES लगाते हैं। क्राई का क्राइज, ट्राई का ट्राइज। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वाई से पहले वाउल यानी स्वर है, जैसे प्ले में ए, तो सिर्फ एस लगेगा। बिल्कुल। इसीलिए प्लेज, बाइज, एंजॉयज। वाह। तो पूरा खेल वाई से पहले वाउल और कॉन्सोनेंट का है। ये तो हुई हाँ वाली बात। लेकिन असल गड़बड़ तो तब होती है जब हमें ना कहना होता है। मैंने बहुत लोगों को ही नॉट प्ले या शी नॉट गो कहते सुना है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। यहाँ डू और डज इस गड़बड़ को कैसे ठीक करते हैं? यहाँ डू और डज एक मददगार दोस्त की तरह आते हैं, एक हेल्पर वर्ब बनकर। जब हमें ही शी इट के साथ नहीं बोलना हो तो डज मदद के लिए आता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि डज इतना मददगार है कि वो वर्ब के एस की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेता है। अच्छा, मतलब डज ने पहले ही एस ले लिया तो अब मेन वर्ब को उसकी जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, आपने सही पकड़ा। जैसे ही वाक्य में डज नॉट आया, वर्ब से एस या ईएस हट जाएगा, वो अपनी असली शक्ल में वापस आ जाएगा। तो ही डज नॉट प्लेज गलत है। बिल्कुल गलत है। सही वाक्य है ही डज नॉट प्ले। और IUV दे के साथ तो वैसे भी इसका कोई चक्कर नहीं था, तो वहां सिर्फ डू नॉट लगता है, आई डू नॉट प्ले। तो इसका मतलब यही लॉजिक सवाल पूछने में भी लगेगा जी, कि डज सामने आकर एस का काम कर देता है और वर्ब आजाद हो जाता है। बिल्कुल। सवाल में डज वाक्य के शुरू में आ जाता है और वर्ब अपने पहले रूप में ही रहता है। डज ही प्ले क्रिकेट? यहां भी प्लेज नहीं होगा। और इसीलिए हम बातचीत में अक्सर सुनते हैं डोंट यू थिंक सो या डजंट शी नो। ये इसी नियम का हिस्सा है। हाँ, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव वर्क है। नहीं, बल्कि एक लॉजिक समझने का है। एस का इस्तेमाल सिर्फ हाँ वाले वाक्यों में ही शी इट के साथ होगा, और जैसे ही नहीं मतलब डज नॉट या सवाल यानी डज आता है, डज सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और मुख्य क्रिया अपने असली रूप में लौट आती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ ग्रामर नहीं है। जब कोई इस एक छोटे से लॉजिक को पकड़ लेता है ना, तो उसकी अंग्रेजी में आत्मविश्वास और जो एक स्वाभाविकता होती है वो एकदम से बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि वो अपनी रोज की दुनिया को सही तरीके से बता पा रहा होता है। बिल्कुल। तो एक छोटा सा काम किया जा सकता है। बताइए। दिन भर के कामों के बारे में सोचें और मन में ऐसे 5 वाक्य बनाने की कोशिश करें जिनमें इस नियम का इस्तेमाल होता हो। एक हाँ वाला, एक नहीं वाला और एक सवाल। फिर देखिए ये कितना आसान लगता है।